सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3, भाषा ज्ञान। बच्चों, आज व्याख्यान 3 में हम भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। भाषा ज्ञान में सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी कि उनके जैसा। तो इसमें क है धरती, इसका दूसरा पर्यायवाची क्या बनेगा? पृथ्वी। धरा। ख स्वर्ग, इसके पर्यायवाची क्या है? बैकुंठ, देवलोक। ग विश्व, विश्व का क्या है? जग, जगत। घ देश, इसका पर्यायवाची क्या है? राष्ट्र, मुल्क। ड मनुष्य, इसका पर्यायवाची मानव, नर। प्रश्न 2, जल्दी जल्दी चलो, शाम तक वहां पहुंचना है। रेखांकित शब्द जैसे जल्दी जल्दी, शाम तक, वहां, चलो तथा पहुंचना है क्रिया के बारे में बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। अतः यह क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया कैसे, कहां, कब और कितनी मात्रा में हो रही है, इसकी जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक जैसे आ रही है क्रिया कैसे, मतलब धीरे धीरे हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। फिर है कालवाचक। कालवाचक में क्या आ जाता है कि क्रिया कब हो रही है, तुरंत हो रही है, तत्काल हो रही है, सदा हो रही है, अब हो रही है, ऐसे। फिर आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में स्थान का पता चल जाता है, जैसे क्रिया ऊपर हो रही है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, उसमें क्या पता चलता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, जैसे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, थोड़ी हो रही है, आदि। तो अब आपने ये परिभाषा पढ़ ली, मैं एक बार दोबारा पुनः पढ़ देती हूं। जल्दी जल्दी चलो, शाम तक वहां पहुंचना है। रेखांकित शब्द जो ये दिए गए हैं, जल्दी जल्दी, शाम तक वहां पहुंचना है, तो इसके जो चलो हैं तथा पहुंचना है, क्रिया के बारे में सूचना दे रहे हैं। अतः ये है क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे, कहां, कब और कितनी मात्रा में हो रही है, इसकी जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण से ही संबंधित हमारा यह प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। क उत्तरी भारत में दाल, रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हो खाई जाती है, तो ये क्या है? क्रिया है। कैसे खाई जाती है? चाव से। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ? चाव से। ख मंदिरों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? समानता दिखाई देती है। दिखाई देना क्या है? क्रिया। तो कैसी दिखाई देती है? पर्याप्त। तो यहां पर क्रिया विशेषण शब्द क्या है? पर्याप्त। ग भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। अब यहां पर किस बहने वाली क्रिया है, किसके भीतर या किसके अंदर है? तो यहां पर क्या दे रखा है? भीतर। तो यहां पर भीतर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। घ पर्वतीय भागों में बहुत ठंड पड़ती है। अब ठंड पड़ना क्या है? क्रिया है। अब कितनी ठंड पड़ रही है? बहुत।
तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। तो बच्चों अब आपको क्रिया विशेषण शब्द छांटने आ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। अभी तक तो आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलते थे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते थे। अभी आपने क्या करना है, इनके सामने ये बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे क पर्वत, अब पर्वत क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ख गुरुद्वारा, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठंड क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। घ शिकारा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। ड घर, घर क्या है, पुल्लिंग शब्द। मूर्ति, मूर्ति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। इन शब्दों की पहचान हमें कब होती है, जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मैंने अनेकों मूर्ति देखी, हम देखा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, देखी, तो स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ऐसे ही मैंने एक नया घर खरीदा, हम ये नहीं कह सकते नया घर खरीदी, क्या कहेंगे, नया घर खरीदा, तो वो क्या हुआ, पुल्लिंग। इसी तरह शिकारा, मैं शिकारा में घूमने गई बोलो या गया बोलो, तो वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। निपात क्या होते हैं बच्चों, निपात वे शब्द होते हैं जहां हम वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए कहते हैं। ये कुछ शब्द होते हैं जैसे भी, ही, तक आदि। जैसे हम पढ़ेंगे अभी इसमें क, जलवायु ने लोगों के खान पान में भी काफी अंतर ला दिया है, तो यहाँ पर भी क्या है, निपात। अब यहाँ पर जोर दिया गया है इस बात पे, जलवायु ने लोगों के खान पान में भी काफी अंतर ला दिया है। अगला है ख, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। अब यहां पर भी जोर दिया गया है, प्रेम करना ही देश प्रेम है, तो यहां पर ही क्या है, निपात शब्द है। अगला है तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। अब यहां पर भी जोर दिया गया है कि अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, तो क्या है, निपात शब्द है। अगला है घ, वह मेरे साथ ही जाएगा। यहां पर भी जो ही शब्द है वो क्या है, निपात। तो आपने कौन कौन से निपात पढ़े, ही, तो, भी। ये कब प्रयोग किए जाते हैं, जब हम अपने वाक्य में किसी बात पर जोर देते हैं। अब हम हंसते हंसते हमारी संवर्धन गतिविधियां करते हैं। अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके नाम लिखे। यहाँ पर मैंने कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं तथा उनके प्रमुख व्यंजन भी लिखे हैं। जैसे पंजाब, पंजाब का प्रमुख व्यंजन क्या है, मक्के की रोटी, सरसों का साग। क्या है पंजाब का, मक्के की रोटी, सरसों का साग। दूसरा है हरियाणा, यहाँ का प्रमुख व्यंजन क्या है, बाजरे की खिचड़ी। क्या है, बाजरे की खिचड़ी। अगला है पश्चिम बंगाल, यहाँ का व्यंजन क्या है, रसगुल्ला, संदेश। अगला है उत्तराखंड, राज्य का जो मिठाई है वो क्या है, बाल मिठाई। यह भी वहां का प्रमुख व्यंजन है। इस तरह आप लोग भी अन्य राज्यों और उनके व्यंजनों के बारे में पता करके लिख सकते हैं। बच्चों, व्याख्यान 3 में आपका आज का गृह कार्य है, भाषा ज्ञान से संबंधित है।
प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है क आकाश, ख मित्र, ग माँ। इनके आपने दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। अभी आपने क्रिया विशेषण शब्द देखे थे, उनके बारे में परिभाषा भी समझी थी, तो अब आप आसानी से ढूंढ सकते हैं क्रिया विशेषण शब्द। पहला वाक्य है वह ऊपर बैठा है। दूसरा, रमा तेज भागती है। तीसरा है बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। अब यहाँ पर आपने जैसा अभ्यास में भी किया था अभी भाषा ज्ञान के, तो आप उसमें लिंग आपको बताए थे, तो आप इसमें भी आपने लिंग लिखने हैं। क अलमारी, ख पौधा, ग नदी, घ माली। इनके सामने आपने लिखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बच्चों, व्याख्यान 2 में जो आपको गृह कार्य दिया गया था, पाठ 4 एक भारत श्रेष्ठ भारत के कठिन शब्द तथा शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आशा है वो आपने काम अपना कर लिया होगा साफ व सुंदर लेख में। तो चलिए एक बार हम पुनः उसकी जांच करते हैं कि क्या वो कार्य हमने सही किया है, क्या हमने कठिन शब्दों को तथा शब्दार्थ को सही लिखा है। नंबर 1, संस्कृति। क्या है? संस्कृति। नंबर 2, क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। नंबर 3, स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। नंबर 4, राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। अब इसमें श कैसा आया है? श षटकोण वाला और आधा आया है ट, और ट के नीचे जो रा का आपको रूप सिखाया था वो आया है, तो ये क्या बन गया? राष्ट्रभाषा। नंबर 5, पर्वतीय। नंबर 5, पर्वतीय। नंबर 6, विविधताओं। नंबर 6, विविधताओं। नंबर 7, प्राचीनतम। क्या है? प्राचीनतम। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की। नंबर 8, लोकतंत्र। नंबर 8, लोकतंत्र। नंबर 9, राजनीतिक। नंबर 9, राजनीतिक। नंबर 10, अर्थव्यवस्था। नंबर 10, अर्थव्यवस्था। नंबर 11 है कर्तव्य। नंबर 11 है कर्तव्य। नंबर 12 है अमूल्य। नंबर 12 है अमूल्य। नंबर 13 है अत्यधिक। नंबर 13 है अत्यधिक। नंबर 14 है भौगोलिक। नंबर 14 है भौगोलिक। नंबर 15 है शारीरिक। एक बार रह पे बड़ी की मात्रा और फिर छोटी की मात्रा, तो क्या बन गया? शारीरिक। नंबर 16 है जिम्मेदारी। अब यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बिंदी, ये इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता, जो जय के नीचे लगा है, तो ये शब्द क्या बना? जिम्मेदारी। नंबर 17 है प्राकृतिक। नंबर 17 है प्राकृतिक। नंबर 18 पर्यटकों। नंबर 19 स्वर्ग। स्वर्ग में कई बच्चे पूरा सह लिख देते हैं, तो पूरा सह नहीं आता, क्या आता है? आधा सह, स्वर्ग। नंबर 20 दृष्टि। द पे री की मात्रा, आधा श, ट और छोटी की मात्रा, क्या बन गया? दृष्टि। बच्चों, एक बार मैं पुनः शब्दार्थ को दोहराती हूं। नंबर 1 आदर्श, इसका अर्थ है श्रेष्ठतम अवस्था। नंबर 2 उत्तम, इसका अर्थ है सबसे अच्छा। नंबर 3 सर्वाधिक। सर्वाधिक का क्या है? सबसे अधिक।
प्रचुर, इसका क्या अर्थ है? बहुत अधिक। मैं पुनः बोल रही हूँ। नंबर 1 आदर्श, इसका अर्थ है श्रेष्ठतम अवस्था। नंबर 2 उत्तम, इसका अर्थ है सबसे अच्छा। नंबर 3 सर्वाधिक, इसका अर्थ है सबसे अधिक। नंबर 4 प्रचुर, इसका अर्थ है बहुत अधिक। नंबर 5 भिन्नता, इसका अर्थ है अलग अलग। नंबर 6 कद्रदान, इसका अर्थ है कद्र समझने वाला। नंबर 7 शुमार, इसका अर्थ है गिनती। नंबर 8 आबो हवा, इसका अर्थ है पर्यावरण। नंबर 9 सौंदर्य, इसका अर्थ है सुंदरता। मैं पुनः बोल रही हूँ। नंबर 5 भिन्नता, इसका अर्थ है अलग अलग। नंबर 6 कद्रदान, इसका अर्थ है कद्र समझने वाला। नंबर 7 शुमार, इसका अर्थ है गिनती। नंबर 8 आबो हवा, इसका अर्थ है पर्यावरण। नंबर 9 सौंदर्य, इसका अर्थ है सुंदरता। नंबर 10 दुर्गम, इसका अर्थ है कठिन। नंबर 11 है जैव, इसका अर्थ है जीव संबंधी। नंबर 12 है व्यंजन, इसका अर्थ है भोजन। नंबर 13 है दृष्टि गोचर, इसका अर्थ है दिखाई देना। नंबर 14 है अमूल्य, इसका अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो। मैं पुनः दोहरा रही हूँ। नंबर 10 दुर्गम, इसका अर्थ है कठिन। नंबर 11 है जैव, इसका अर्थ है जीव संबंधी। नंबर 12 है व्यंजन, इसका अर्थ है भोजन। नंबर 13 दृष्टिगोचर, इसका अर्थ है दिखाई देना। नंबर 14 है अमूल्य, इसका अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात कीमती। तो बच्चों, शब्दार्थ और कठिन शब्द का आपको बार बार लिखकर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो हम कई बार मात्राओं की गलतियां कर देते हैं। हम उत्तर पाठ के शब्दों के आधार पर ही लिखते हैं, तो अगर वो शब्द हमें कठिन शब्द जैसे पाठ के बीच में आते हैं, अगर वो हमें आते होंगे, उनका अर्थ पता होगा, तो हम अपने प्रश्न के उत्तर सही प्रकार से लिख सकते हैं बिना कोई गलती किए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।